प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर 6, वैसे तो चैप्टर 6 जो है तत्वों का निष्कर्षण और सिद्धांत, जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कक्षा 11 में भी कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। पी ब्लॉक वर्ग 13 से लेकर के और वर्ग 18 तक, यानी अर्थात कुल 6 वर्ग होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। तो वर्ग 13 और वर्ग 14, वर्ग 13 में बोरोन परिवार के तत्व और वर्ग 14 में कार्बन परिवार के तत्वों का अध्ययन कक्षा 11 में पहले कर चुके हैं। आज हम कक्षा 12 में वर्ग 15 से लेकर के और वर्ग 18 तक के ग्रुप ही कोर्स में हैं। तो वर्ग 15 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वर्ग 15 में जो तत्व उपस्थित हैं उन्हें हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। यदि हम इनको आवर्त सारणी में देखें तो वर्ग 15 में जो ग्रुप 15 होता है, ग्रुप 15, इसको हम 5th A ग्रुप भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग 15 है, और यदि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को देखें तो उसके हिसाब से ये वर्ग 5th A का। तो वर्ग जो 15 होते हैं उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ तत्व होते हैं। साथ में आवर्त में एक और तत्व MC होता है, तो इन पे हम डिस्कस करेंगे। इससे यह है ग्रुप 15। इसके बाईं तरफ ग्रुप 14, जिसे हम 4th A कहते हैं। तो इसके दाईं तरफ ग्रुप 16, जो ग्रुप 16 मीन 6A ग्रुप, और 6A ग्रुप में ग्रुप 15 के अंतर्गत हम जो तत्वों का अध्ययन करते हैं वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन तत्वों का अध्ययन करते हैं। ग्रुप 16 के अंतर्गत हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम और पोलोनियम तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो ग्रुप 16 हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। ग्रुप 14 के तत्वों को हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम इस टाइम कक्षा 12 में ग्रुप 15 की बात करेंगे। तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ तत्व उपस्थित हैं। यदि इनके हम परमाणु क्रमांक देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, फास्फोरस का 15 और 33, 51 और 83। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 और बिस्मिथ 83 होता है। यदि इन तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में देखा जाए तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत वर्ग 15 में ये तत्व उपस्थित हैं। यदि हम इन तत्वों के गुणों की बात करें
यानी इस वर्ग में कौन कौन से गुण होते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं कि नाइट्रोजन परिवार में यानी नाइट्रोजन में जो बाह्यतम कोष है उसके s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से फास्फोरस के बाह्यतम कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ यदि हम देखें तो सभी के जो बाह्यतम कोष है उसके s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब यह है कि इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है और जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है तो इसका अर्थ यह है कि उन तत्वों के रासायनिक गुणों में भी समानता पाई जाती है या उन तत्वों के गुणों में भी समानता पाई जाती है। यदि हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होता। वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होता है और N बाह्यतम कोष की क्रम संख्या होती है या बाह्यतम कोष की संख्या होती है। इसी प्रकार से यदि हम इनके दूसरे गुणों को देखें, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में देखें, मीन फिजिकल स्टेट, फिजिकल भौतिक अवस्था को यदि हम देखें तो नाइट्रोजन जो होती है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैस होती है। फास्फोरस मोम के समान मुलायम ठोस होता है और बाकी ये जो तत्व, बाकी 3 तत्व हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सभी ठोस होते हैं। तो फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस मोम के समान मुलायम ठोस और ये जो हैं पूर्णतः ठोस होते हैं। यदि हम इनकी वैलेंसी को देखें, अब तीसरा पॉइंट हम वैलेंसी पे करते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो ये जो तत्व होते हैं, यदि हम इसके सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 5 2 8 5 2 8 18 5 2 8 18 18 5 2 8 18 32 18 और 5, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सेलों के अनुसार। तो इसमें हमें दिखाई देता है कि इस नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्वों के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इन सभी तत्वों की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। इनकी जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। परंतु हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 2d ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। 2d ऑर्बिटल पॉसिबल न होने की वजह से, जबकि 3d 4d 5d 6d ऑर्बिटल जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो 2d ऑर्बिटल उपस्थित ना होने की वजह से नाइट्रोजन परमाणु की जो वैलेंसी है वो 5 नहीं होती है, जबकि इस वर्ग के जितने भी अन्य सभी तत्व हैं वो 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है।
कि वर्ग 15 के तत्व जो होते हैं वो ट्राईवैलेंट तो होते ही हैं, 3 वैलेंसी तो सब दर्शाते हैं, मगर नाइट्रोजन को छोड़ करके वर्ग के अन्य तत्व जो होते हैं वो 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। अब नाइट्रोजन को अगर हम इनकी वैलेंसी को देखें, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन 7 और ये फास्फोरस 1s2, 2s2 और 2p3। इसका होता है 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2 और 3p3। अगर आउटर सबसेल के इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में यदि हम शो करें, ये 2s, ये 2p, इसी प्रकार से ये परिस्थिति इन दोनों के सामने बनती है, क्योंकि फास्फोरस के नीचे और भी तत्व हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इन सब में डी ऑर्बिटल खाली हैं, अभी दिखाएं डी ऑर्बिटल होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से, यानी 2d ऑर्बिटल ना होने की वजह से नाइट्रोजन जो होती है वो अपनी वैलेंसी का विस्तार नहीं कर पाती या प्रसार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नाइट्रोजन केवल 3 वैलेंसी ही प्रदर्शित करती है, अर्थात नाइट्रोजन के पास केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही उपस्थित होते हैं। ये तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करने के बाद एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, अर्थात 2s का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेष रह जाता है। अगर हम फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने लिखा है। ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और इसकी एक्साइटेड स्टेट मीन उत्तेजित अवस्था में, अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन रिक्त 3d ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन परमाणु या नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस परमाणु और उसके नीचे के जो तत्व हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये सभी तत्व उत्तेजित अवस्था में जाकर के इनका एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके वजह से फास्फोरस और वर्ग के अन्य नीचे के सभी तत्वों के बाहर 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और इसी वजह से फास्फोरस और वर्ग के अन्य सभी तत्व नाइट्रोजन को छोड़ करके +5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब नाइट्रोजन के पास हमें दिखाई दे रहा है ये 3, यानी कि जो 3 p के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो शेष रह जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सहायता से एक बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन परमाणु की मैक्सिमम कोवैलेंसी या अधिकतम सहसंयोजकता जो होती है वो 4 होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल यदि देखें तो NS3 और BF3, अगर NH3 BF3 बॉन्ड को हम देखें तो नाइट्रोजन परमाणु, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 3 एटम्स, इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है। बोरॉन, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के 3 एटम्स, जिनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से बोरॉन
एक इलेक्ट्रॉन से, क्लोरीन के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है। और बोरोन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और जबकि फ्लोरीन परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नाइट्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रही है, और एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा हो जाता है। बोरोन, क्लोरीन परमाणु जो होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लेते हैं, परंतु बोरोन परमाणु जो होते हैं इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाती है, मीन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरोन को त्याग करता है। जिस प्रकार से 1, 2 और 3 और 1, 4 वैलेंसी जो होती है वो नाइट्रोजन परमाणु की बन जाती है। इसके बाद अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3 से लेकर के +5 तक होती है। जबकि फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 होती है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3, +5 होती है, और फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और +5 होती है। एंटीमनी की ऑक्सीकरण अवस्था भी -3, +5, +3 और +5 होती है, जबकि बिस्मुथ की ऑक्सीडेशन अवस्था -3 और +3 होती है। बिस्मुथ की ऑक्सीडेशन अवस्था +3 होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अर्थात अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नाइट्रोजन बिस्मुथ के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 और +3 तक होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है किसी भी परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब नाइट्रोजन परमाणु अपना अष्टक को पूरा करने के लिए मैक्सिमम में या तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। वैसे तो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है किसी भी तत्व की मूल अवस्था से यौगिक बनाने में ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5, फास्फोरस की -3 +5 +3 +5, आर्सेनिक -3 +5 +3 +5, एंटीमनी -3 +5 और +3 +5 और बिस्मुथ की -3 और +5। यानी बिस्मुथ की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 5 नहीं होती, और 5 न होने का कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके बाद यदि हम इसकी स्टेबिलिटी को देखें, स्टेबिलिटी मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी देखें तो बिस्मुथ +3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एंटीमनी होता है और उसके बाद आर्सेनिक होता है। यदि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी को देखें तो फास्फोरस प्लस फॉर्म पे में, यानी कि प्लस मतलब 5 की कंडीशन में, और उसके बाद आर्सेनिक आता है, उसके बाद एंटीमनी आता है और उसके बाद बिस्मुथ आता है। ये इसका ऑर्डर होता है।
+5 ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे स्टेबल होता है कौन? फास्फोरस। और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है बिस्मथ। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ। और सबसे लेस रिएक्टिव होता है, जो कम ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाने वाला होता है, वो +3 होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हम हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड का मतलब होता है इस वर्ग के तत्व अगर हाइड्रोजन से संयोग करें तो MH3 सूत्र के हाइड्राइड बनाते हैं। MH3 सूत्र के हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन से बनाएं तो NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। इनके नाम होते हैं अमोनिया, इसे अमोनिया कहते हैं, इसको फॉस्फीन कहते हैं, इसको आर्सिन कहते हैं, और इसको एंटामीन कहते हैं, और इसको बिस्थामीन कहते हैं, या इसको स्टीवीन भी कहते हैं। एंटीमनी को स्टीवीन भी कहते हैं और इसको बिस्थामीन कहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये नाइट्रोजन के जो होते हैं वो हाइड्राइड्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स होते हैं। और ये सभी हाइड्राइड्स जो होते हैं वो विषैली प्रकृति के होते हैं। विषैली प्रकृति का मतलब अमोनिया बहुत तीक्ष्ण गंध वाली और विषैली गैस होती है, यह जिसके ज़्यादा सूंघने से मृत्यु तक हो सकती है। और इस वर्ग के जो हाइड्राइड्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब जल में घुलनशील होते हैं। अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया जो होती है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करती है। अर्थात अमोनिया वाटर में जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, और ये जो जितने भी तत्व होते हैं ये सब हाइड्रोजन का निर्माण नहीं करते, जिसकी वजह से अमोनिया की जो विलेयता है वो बहुत अधिक होती है। यदि हम अमोनिया के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो ये अमोनिया है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3। आउटर s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मीन नाइट्रोजन ये 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 3 एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। अगर हम इसके ऑर्बिटल को शो करें तो ये, तो हाइड्रोजन के जो 1 इलेक्ट्रॉन मीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है, एक इसके साथ कंबाइन करता है इस तरीके से, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 एटम जो होते हैं नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। और ये S के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक शेष रह जाता है, और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये LP कहलाता है मीन लोन पेयर, और ये जो कहलाते हैं ये बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, अर्थात बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैसे तो अगर हम इस पर हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3 इसका हाइब्रिडेशन होता है, और अगर किसी भी कंपाउंड में अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मीन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का होना चाहिए। परंतु नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल घट करके लगभग 107 डिग्री का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन की जो ज्योमेट्री है वो
हाइब्रिडेशन तो नाइट्रोजन पर भी अमोनिया में sp3 होता है, परंतु ये अतिरिक्त लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड एंगल जो होती है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 160 डिग्री हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हैलाइडों की। हैलाइड, अगला पॉइंट आता है हमारे पास हैलाइड। हैलाइड्स अगला हमारे पास, यानी अगला जो विशेषता आ रही है वो हैलाइड्स, अर्थात नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं वो हैलोजनों से संयोग करके हैलाइड्स बनाते हैं। और हैलाइड्स भी दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक MX3 सूत्र के और एक MX5 सूत्र के हैलाइड्स बनाते हैं। MX3 सूत्र के जो हैलाइड्स होते हैं इनको हम ट्राई हैलाइड्स कहते हैं, ट्राई हैलाइड्स। और MX सूत्र के जो हैलाइड्स होते हैं उनको हम पेंटा हैलाइड कहते हैं। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व होते हैं वो हैलोजनों से संयोग करके दो प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड्स होते हैं और एक पेंटा हैलाइड्स। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाती है, जबकि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों का ही निर्माण करता है। तो ऐसा क्यों होता है? NCl3 पॉसिबल होता है जबकि NCl5 इम्पॉसिबल होता है, अर्थात ये संभव नहीं होता है। जबकि फास्फोरस के क्लोराइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों प्रकार के जो हैलाइड्स होते हैं या और मेंबर जो होते हैं वो पेंटा हैलाइड्स भी बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड्स ही बनाती है। तो इस सब का रीज़न होता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मीन जो बाहर डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होती है वो कभी भी अपनी वैलेंसी का विस्तार नहीं करती और केवल 3 ही संयोजकता प्रदर्शित करती है। यदि नाइट्रोजन के पास भी रिक्त डी ऑर्बिटल होता, मीन 2d ऑर्बिटल रिक्त होता, तो नाइट्रोजन परमाणु का S का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में डी ऑर्बिटल में पहुंच करके 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटलों का निर्माण करता और जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाती। मगर नाइट्रोजन 7 2p3, ये S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 3 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हैलोजनों के एक एक एटम के साथ, एक एक हैलोजन एटम P के एक हाफ फील्ड ऑर्बिटलों के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बनाता है। फास्फोरस के यदि फास्फोरस इसका एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p3, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन और D में D वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में रिक्त डी ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसमें पहुंच जाता है। इसकी वजह से फास्फोरस परमाणु के पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं और 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्लोरीन परमाणुओं के साथ कंबाइन कर लेते हैं। ये Cl एटम, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, ये जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन में जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, तो वो इस तरीके से फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है
और जब बॉन्ड बना लेता है तो उससे PCl5 का निर्माण होता है। या और भी मेंबर जो होते हैं सभी के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए इस वर्ग के जो और सभी तत्व होते हैं वो पेंटाहेलाइड का निर्माण भी कर सकते हैं। PCl5 P 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये Cl एटम्स ये तो फास्फोरस PCl5, अगर PCl5 की हम ज्योमेट्री की बात करें तो PCl5 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल मतलब इसकी जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3d होता है। तो इस प्रकार से हमने हैलाइडों के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद में दो सिंपल टॉपिक, एटॉमिक रेडियस। बच्चों, एटॉमिक रेडियस के बारे में आप पढ़े हैं सबने कि जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेल हैं, यहाँ पे 3 सेल, फिर 4 सेल, फिर 5, फिर 6 हुए। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब आती है दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास आयनन एंथैल्पी, जिसे हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा अंग्रेजी में आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं इसको। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी गैसेज एटम्स होती है, अगर उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता है वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो यदि हम नाइट्रोजन और फास्फोरस या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आउटर सेल के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आउटर सेल का 2s2 2p4 होगा। जब 4 होगा तो ये इसकी कंडीशन, अर्थात ये अपूर्ण ऑर्बिटल होता है और ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल होता है। हम जानते हैं कि जो अर्धस्थायी होते हैं, अपूर्ण ऑर्बिटल कम स्थायी होते हैं और ज़्यादा स्थायी होने की वजह से उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है, वो ऑक्सीजन के मुकाबले में अधिक होती है। यदि हम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे डिस्कस करें, यदि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात करें, फर्स्ट आईपी आयोनेशन एंथैल्पी की बात करें, आई की बात करें, और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात करें, आई, तो इस टाइम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। किससे? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके N पॉजिटिव बना लेगी और ऑक्सीजन जो होती है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीजन O पॉजिटिव बना लेगी। यदि हम सेकंड आईपी की बात करें, मीन्स सेकंड आईपी, ये हमारे पास N पॉजिटिव और ये हो गया O पॉजिटिव। यदि हम इनसे एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो नाइट्रोजन से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर तैयार होती है और
ऑक्सीजन जो होती है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो बच्चों हमने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये एक स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए हैं, ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है और ये जो होता है वो कम स्टेबल होता है। और इसी वजह से ऑक्सीजन परमाणु को, यानी ऑक्सीजन परमाणु से यदि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी सेकंड आईपी O पॉजिटिव ग्रेटर हो जाएगी N पॉजिटिव से। तो इस प्रकार से ये हमने, तो बच्चों इस प्रकार से हमने वर्ग 15 में नाइट्रेन परिवार के तत्वों में उनके गुणों की विशेषता यानी उन गुणों की समानता के बारे में अध्ययन किया है। और अब इससे रिलेटेड जो रिएक्शन पर आधारित सवाल या जो गैसेस अमोनिया वगैरह हैं, यानी जो बाकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सिलेबस की जानकारी होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।